हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू करंट अफेयर्स ओनली यूट्यूब चैनल। मैसेज और क्वेरीज अगर कोई हैं तो ऑन माय टेलीग्राम हैंडल, लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बिसाइड दैट, डू कमेंट गाइस, डू कमेंट, कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग द वीडियो। इट्स अ एजुकेशन रेवोल्यूशन जस्ट फॉर यू, जस्ट फॉर दोज हु कांट अफोर्ड ऑफिशियल कोचिंग सेंटर्स, एंड दैट्स ऑल गाइस, कीप डूइंग दैट। इसके अलावा जो आज के एडिटोरियल में हम जो बात करने वाले हैं, जो पहला एडिटोरियल द हिंदू से है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, एंड उसके बाद का जो एडिटोरियल है वो केस ऑफ जेन्युसिटी। इसके अंदर जो अभी 6 एमपीज को सस्पेंड हुआ है उसके ऊपर केस है, ठीक है। एंड उसके अलावा जो लाइव मिनट के ओपिनियंस हैं उसके अंदर इंडिया अफ्रीका रिलेशन के हम देखेंगे, और जो डिमिनिशिंग जो मतलब हैबिटेट है, जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं, जो जिसमें जो केस यहाँ लिया गया है वो काजीरंगा नेशनल पार्क का है, उस पर देखेंगे। और फ्यूचर ऑफ जॉब देखेंगे, जॉब में जो इशूज अनएम्प्लॉयमेंट के इशूज़ क्यों हैं, तो ये सब मेंस पर्सपेक्टिव से लिए जाते हैं। तो प्लीज़ गाइस, इनको आप ध्यान से देखिएगा एंड लेट्स बिगिन। एडिटोरियल हम लेने जा रहे हैं वो तो हिंदू से, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिटिशियंस जो क्रिमिनल हैं, उनके जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, उनको भी पॉलिटिक्स में आप आने की इजाज़त दे रहे हो, तो क्यों कर रहे हो भैया ऐसा, ठीक है। जो कम्युनिटी एक जो लोग जो कम्युनिटी को एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर उनमें ही वो हुए जो रैपिस्ट हैं, डकैत्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर मर्डर चार्जेस हैं, वो क्रिमिनल जो वो पॉलिटिक्स में आगे तो कैसा क्या धमाका करेंगे भाई। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और 20 साल से ये इशू चल रहा है, बट अभी भी सब्सटेंशियल स्टेप नहीं लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लेटेस्ट फटकार लगाई है कि जो पीआईएल आप हुई हैं, उन पीआईएल को आप क्यों नहीं रेफर कर रहे हो, आप उनके ऊपर जो इश्यूज चल रहे हैं आप उनको क्यों नहीं टैकल कर रहे हो। तो 18 जुलाई को जो हियरिंग हुई थी उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये बोला था कि ये जो हमारे डोमेन में आता ही नहीं है, ये लेजिस्लेचर डोमेन में आता है, और तो ये वहीं से टैकल किया गया। तो इसके ऊपर जो दो डायमेंशन सबसे ज़्यादा हैं कि पहला जो इशू ये आता है कि हाउ टू डील विद द पॉलिटिशियंस, जिनके ऊपर कन्विक्शन लग चुका है, मतलब जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, उनसे कैसे डील किया जाए। और सेकंड है कि कन्विक्शन से पहले अगर वो अंडर ट्रायल हैं तो क्या उन्हें अलाउड करना चाहिए इलेक्शंस के लिए या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट रिपीटली अपने जो लेजिस्लेचर के अंदर उसने कंसर्न्स दिया है, उसमें जो 2002 में उसने ये ऑब्लिगेटरी कर दिया था, ठीक है, और हर कैंडिडेट्स के लिए कि उन्हें अपना एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि अपने उनके अगेंस्ट में कितने केसेस अभी दर्ज किए गए हैं, कितने केसेस उनके खिलाफ में पेंडिंग पड़े हैं, क्रिमिनल केसेस जो हैं, ठीक है। और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का जो नोटा जो आया था वो ये बताने के लिए था पार्टीज को कि भैया अगर आप किसी ऐसे बंदे को या ऐसे नेता को आप जो टिकट देते हो जो जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, क्रिमिनल चार्जेस हैं, तो आज नोटा आने के बाद में वोटर के पास में ऑप्शन है कि वो किसी को भी नहीं देगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भैया आप जब भी किसी को टिकट देते हो तो यू शुड चेक हिज बैकग्राउंड और हर बैकग्राउंड। तो अब इन सब से कैसे निकलें बाहर। तो जो तीन पॉसिबल ऑप्शंस हैं हमारे पास में, पहला ये कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने ही एंड पे बोलें कि हम आपको टिकट नहीं देंगे, वी विल वॉन्ट ग्रांट टिकट टू द टेंटेड पर्सन्स। सेकंड, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके अंदर चेंजेस किए जाने चाहिए, उसमें ये किया जाना चाहिए कि जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जो क्रिमिनल के चार्जेस जिनके ऊपर हैं, उनको इलेक्शन से डीबार कर देना चाहिए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं उन्हें ऐसे केसेस में फटाफट रिजल्ट देना चाहिए कि हाँ, अगर कोई क्रिमिनल केसेस हैं किसी एक नेता के ऊपर और उसके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो फटाफट ये 2-4 दिन, 2 महीने, 3 महीने के अंदर फटाफट उसको केस को खत्म करो, और उसे लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन का खुद के 3 प्रपोजल्स हैं, 3 सेफगार्ड्स हैं, जिसमें पहला सेफगार्ड है कि सिर्फ उन्हीं को बैन किया जाना चाहिए जिनके ऊपर हीनियस क्राइम्स हैं। हीनियस क्राइम्स मतलब मर्डर हो गया, डकैती हो गई, रेप हो गया, किडनैपर हो गया, एक्सटॉर्शन होगा, मॉल। सेकंड, ठीक है, बिफोर इलेक्शन विद इन अ ईयर, अगर आपके ऊपर कोई केस है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और थर्ड है कि हम तभी आपको रोकेंगे बैन करने से अगर कोर्ट ने आपके ऊपर जो भी चार्जेस आपके ऊपर हैं उसको क्लियर ओके कर दिया है। ये सेकंड है। हमारे पास जो एडिटोरियल है वो द इंडियन एक्सप्रेस है, जिसमें है केस ऑफ जेन्युइनिटी। इसका मतलब ये है कि इसका जो कॉन्टेक्स्ट है कि अभी सुमित्रा महाजन मैम है, उन्होंने 6 मेंबर कांग्रेस मेंबर्स को 5 दिन के लिए अपने जो उनका जो बिहेवियर है, अनरूली बिहेवियर की वजह से उन्हें बैन कर दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से हाउस की जो प्रोसीडिंग्स है वो डिसप्ट हुई थी। उन्होंने 374A द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, इसके अंडर 6 जो एमपीज हैं कांग्रेस के, उन्हें सस्पेंड किया है।
अब हम इससे पहले ये बस इतना सा है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता करना है इसके अंदर। अब ये जो है इसकी बैक स्टोरी क्या है, बैक स्टोरी किस जो स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, देखते हैं क्या है। तो पहले जो लोकसभा स्पीकर थे वो जीवी मालवंकर थे, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ द लोकसभा। सेकंड जो है कि स्पीकर इज इलेक्टेड विद द वेरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा फॉलोइंग जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन के जस्ट बाद में लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। और ये 5 साल के लिए होते हैं। जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो लोकसभा मेंबर्स के अंदर से ही चुना जाता है, और ये मैक्सिमम वो होते हैं जो रूलिंग पार्टी से होते हैं, ठीक है, या फिर अलायंसेस की वजह से जो बनते हैं उनमें से ही चूज किया जाता है। इम्प्लिसिटली यही है। और करंट स्पीकर अभी जो है वो सुमित्रा महाजन मैम है, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं। 16th लोकसभा स्पीकर हैं ये, और ये सेकंड वुमेन है मीरा कुमारी के बाद में। जो मीरा कुमारी अभी जो हटी थी उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो ये जो इमेज में उनके बारे में बता रखा है, ठीक है, यू कैन सी दैट। और इसके बाद में लोकसभा स्पीकर की जो पावर है उसे देखते हैं कि वो पहली पावर ये है कि वो डिसाइड करता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, ये उसका सोल डिसीजन है। और ये मेंटेन लोकसभा में डिसीजन और डिसिप्लिन डेकोरम दोनों मेंटेन करता है। और जैसे कि अभी उन्होंने सस्पेंड किया था, वैसे उनके पास ये पावर है कि वो किसी को भी सस्पेंड करते हैं, डिपेंड कि उनका जो बिहेवियर है वो इनकन्सिस्टेंसी विद द हाउस नहीं है, ठीक है। और उन्हीं की वजह मतलब दे कैन ऑल्सो परमिट वेरियस काइंड्स ऑफ मोशंस, ठीक है, रेजोल्यूशंस ऑफ मोशन उन्हें वो परमिट करती हैं। एग्जांपल अगर लें तो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मोशन ऑफ एडजॉर्नमेंट, मोशन ऑफ सेंश्योर और कॉलिंग अटेंशन मोशन एज पर रूल्स, ये उन्हें परमिट करती हैं। और ये मीटिंग्स के एजेंडा को भी डिसाइड करती हैं कि मीटिंग का एजेंडा क्या होगा। जो स्पीकर है उसका जो इलेक्शन चल रहा है वो कब होगा, ये डिसाइड जो करता है वो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और पावर तो लोकसभा में जो अलग अदर पावर्स हैं उसमें है कि वो जॉइंट सिटिंग बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें जॉइंट सिटिंग जब भी होगी दो हाउसेस की, उसमें जो प्रिसाइड करेगा वो लोकसभा स्पीकर होगा। राज्यसभा में इसका जो काउंटर पार्ट है तो चेयरमैन कहते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं कि स्पीकर का रिमूवल कैसे होता है। स्पीकर कैन बी रिमूव बाय द लोकसभा बाय द रेजोल्यूशन पास बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ द हाउस एज पर आर्टिकल 94 एंड 95। अब इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ द हाउस का मीन्स है कि मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अगर 240 मेंबर्स हैं या 245 मेंबर्स हैं, उसमें जो 45 मेंबर का एब्सेंट है तो 200 जो मेंबर्स हैं वो मेजोरिटी है, और उसका 50% उसे हम इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं, ठीक है। अगर लोकसभा का कोई स्पीकर है वो डिस्क्वालीफाई होता है बेस्ड ऑन आरपीए एक्ट 1951, तो वो भी एक प्रोसीजर का रिमूव है उनका। उसके बाद में लाइव मिनट के ओपिनियन में हम बातें हैं जो है इंडिया अफ्रीका टाइज। पहले हम देखेंगे कि G20 अभी ये इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि G20 समिट अभी 7 जुलाई को हुआ था, ठीक है, हैम्बर्ग में। उसमें सबका फोकस अफ्रीका के ऊपर था। और इसका अगर हम ये देखेंगे तो इसका फैक्ट ये है कि जर्मन ने, ठीक है, हाँ, एक अफ्रीका के साथ में इंटेंसिफाइड पार्टनरशिप एट टॉप प्रायोरिटी रखा है कि, तो इससे शो करता है कि सबका फोकस अफ्रीका पे क्यों है। तो हम भी अफ्रीका को कैच करना चाहते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं G20 समिट का रिलेशन क्या है, मतलब हिस्ट्री क्या है। तो फाउंडेड हुई थी, फाउंडेशन हुआ इसका 1999 का है, और इंटरनेशनल फॉरम है गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम 20 मेजर इकॉनमीज, ठीक है। और इसके जो मेंबर्स हैं उसमें G20 कंसिस्ट ऑफ 19 इंडिविजुअल कंपनीज और एक यूरोपियन यूनियन। अगर हम देखेंगे G20 इकोनॉमी का कलेक्टिव इकोनॉमी का सीन क्या है, तो उसमें 85% ऑफ द ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय G20 इकोनॉमी, 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड कम फ्रॉम G20 इकोनॉमीज, एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द वर्ल्ड लैंड, ये सब जो कॉन्स्टिट्यूट करता है वो G20 है, ठीक है। इसके बाद हम जो देख रहे हैं वो है इंडिया अफ्रीका का रिलेशन। तो इसमें थोड़ा सा एंशिएंट उस पर जाते हैं। तो इंडियन ओशन अफ्रीका और इंडिया को सेपरेट करता है, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच का जो सी रूट है उसने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया था। किस चीज़ के लिए? एंशिएंट टाइज को बढ़ाने के लिए, अपने हमारे जो एंशिएंट रिलेशनशिप्स हैं। और कोई भी जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, किसी कंट्री के बीच में मैक्सिमम ट्रेड के बेस पे होता है, तो हमने उस सी रूट की वजह से हमने ट्रेड किया, कल्चर जो हमारे एक्सचेंजेस हुए हैं, और इस वजह से हमारे एंशिएंट रिलेशन बहुत अच्छे हैं अफ्रीका के साथ में। और इसके अलावा आज अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इंडिया और उसकी किसी भी प्राइवेट कंपनी ने आज अभी तक कभी अफ्रीका में कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया है। तो ये एक हमारी गुडविल है वहाँ की। सेकंड, इसके अलावा हमने वहाँ पे यूनाइटेड नेशन को सपोर्ट करके वहाँ पे पीस मेंटेन करने की कोशिश की थी। तो व्हाई इंडिया शुड हेल्प अफ्रीका? तो इसका जो पहला रीज़न ये है कि इंडिया अगर यूनाइटेड मार्केट है, इकॉनमी, तो अफ्रीका इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी डिफरेंट इकॉनमीज, ठीक है, तो हमें वहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा। सेकंड कि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज। आप यहाँ के जो इन्फोग्राफिक यहाँ पे जो डिस्प्ले है उसमें आप देख सकते हैं
कि इंपोर्ट्स ऑफ अफ्रीका, एक्सपोर्ट्स टू अफ्रीका, ठीक है, दोनों में क्या क्या वो है और कितना हमारी इकॉनमी एक्सटेंडेड है वहाँ की। तो अब बात करते हैं अफ्रीका की डिजिटल इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए। तो उन्हें जो डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, सैटेलाइट लॉन्चेस चाहिए, तो हम उसमें बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है हमारे पास में इस चीज़ को लेके। और अगर डिजिटल इकॉनमी की बात की जाए वहाँ की, तो सब जानते हैं कि इंडिया एक आईटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, और हमने अभी 4G सर्विसेज थ्रू आउट द कंट्री लॉन्च की है। तो इससे वहाँ की डिजिटल जो वहाँ का डिजिटाइजेशन है उसमें भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। और हम 5G सर्विस बाय 2019 और मैक्स टू मैक्स 2020 तक हम 5G सर्विसेज लॉन्च कर देंगे। और हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है टेलीकॉम डिजिटल स्पेस का, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो इस इनका अपने हमारी ये यूएसपीज़ हैं जिसकी वजह से हम अफ्रीका को सपोर्ट कर सकते हैं। नाउ एयरटेल की अगर बात करें तो एयरटेल इंडियन कंपनी है जिसका प्रेजेंट हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट, अफ्रीका का हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट वो एयरटेल के अंदर आता है, ठीक है। सो एनी कंट्री, अफ्रीकन कंट्री विलिंग फॉर डिजिटल स्पेस, मिलिट्री, आईटी, टेलीकॉम एंड एनी अदर इंडस्ट्री एक्सपेंशन शुड पार्टनर एंड टाई अप विद द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जो कि हम हैं, टू एंजॉय मल्टीफोल्ड स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज। दोस्ती कर लो हमसे यार, हम बहुत अच्छे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। और उसके बाद में लाइव मिनट का जो अगला ओपिनियन है, एनालिसिस करते हैं उसका, तो वो है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, यानी कि इसमें जो केस लिया गया है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है। वहाँ पे क्या हो रहा है, अभी जो इशू चल रहा है वो इशू चल रहा है कि वहाँ पे डायनासोर्स और टाइगर्स, इन दोनों की जो पॉपुलेशन है बढ़ती है, जिसकी वजह से उनके पास रहने की कमी हो गई है, और इस वजह से दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, एंड दैट्स नॉट वायबल फॉर देम। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें न्यूज़ ये है कि ओवर पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स एंड टाइगर रिजर्व्स इन काजीरंगा एंड लायंस एंड गेयर कंपाउंडेड बाय द रिडक्शन ऑफ हैबिटेट उनके रहने की जगह, ठीक है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अब हम देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा पता करते हैं। तो ये एक आसाम में सिचुएटेड है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसमें वन हॉर्न राइनोसेरस, ठीक है, ये मतलब जाना जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसीलिए कि वहाँ पे वन हॉर्न राइनोसेरस, ठीक है, एक सिंग वाले जो राइनोसेरस हैं उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ही हैं। और टाइगर रिजर्व भी है ये, और इसके अलावा जो है वो वाटर बफेलो, एलिफेंट्स भी यहाँ मिल जाएंगे आपको। 4 मेजर रिवर्स हैं जिसमें ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, मेजर जो रिवर है वो ब्रह्मपुत्र है, और बाकी स्मॉल वाटर बॉडीज हैं वहाँ पे, ठीक है। काजीरंगा इज रिकॉग्नाइज एंड एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया फॉर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन और इवेंटफुल फॉनल स्पीशीज। तो बर्ड लाइफ भी है वहाँ पे, बर्ड लाइफ कंजर्वेशन भी है वहाँ पे। 1905 में इस्टेब्लिश हुआ है, 2005 में इसने अपना पूरा 100 साल पूरे कर लिए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क का जो अगर एग्जैक्ट लोकेशन बताई जाए तो वो गोलाघाट नागांव डिस्ट्रिक्ट के बीच में आसाम के अंदर है। अगर हिस्ट्री की देखी जाए तो काजीरंगा नेशनल पार्क 1905 में, मतलब 1905 में इस्टेब्लिश हुआ है। उससे पहले मैरी कजन, ठीक है, और बैंस कजन ऑफ केल्सन, द वाइफ ऑफ वॉइस ऑफ इंडिया, लॉर्ड कजन की जो वाइफ थी वो घूमने आई थी वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे उसने जो सिंगल राइनोसोरस को देखा, सिंगल हॉर्न राइनोसोरस को वहाँ देखा, और जो कि ये उसी लिए जाना जाता। तो उसने बोला अपने पति को कि भैया इस एरिया का पूरा आप वो मेजर करो, इसका पूरा प्रोटेक्ट करो, ठीक है। और तब से वहाँ की जो प्लानिंग है वो स्टार्ट हो गई थी। ये काजीरंगा का मैप है, आपको दिख जाएगा, ठीक है। आसाम के अंदर मैंने आपको बताए थे, आसाम में है, दैट्स इट। अभी वहाँ पे जो करंट इशू वो है कि नंबर ऑफ राइनोज एंड टाइगर्स हैव इंक्रीजिंग, ठीक है, और उसके वजह से उनके बीच में रहने के लिए जगह की जो लड़ाई हो रही है वो चल रही है, और इसलिए उनके पास में रहने की जगह नहीं है। पॉसिबल सॉल्यूशन है रीलोकेशन, ठीक है, और एक तो ये पहला ऑप्शन है रीलोकेशन का। दूसरा ऑप्शन है कि वहाँ के जो घास वास है उनको मिटा कर उनके लिए एक अलग से एरिया को डेवलप किया जाए। अब इस सॉल्यूशन के साथ में इश्यूज क्या हैं? तो सबसे पहला है कि एक सुटेबल हैबिटेट को, जो एक डायनासोर्स को रहने के लिए जो एक सुटेबल हैबिट चाहिए, उसका आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाँ पे अगर घास मिलता तो पानी नहीं मिलता, और पानी मिलता तो घास नहीं मिलता, ठीक है। और टाइगर्स को रिलोकेट करना बहुत मुश्किल है, अगर वो रिलोकेट करते भी तो वो इस एरिया में हुड़दंग मचा देंगे, ठीक है। और उनकी जो रिलोकेशन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर एक फैक्ट ये है कि कॉस्ट ऑफ रिलोकेटिंग वन रैनो इज 8 लाख रुपीज़, एंड द कॉस्ट ऑफ रिलोकेटिंग वन टाइगर इज अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपीज़। तो आप देख सकते हो कि भैया कितना खर्चा बढ़ने वाला है। और अगर उन्हें रीलोकेट किया गया, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपनी बॉर्डर्स को क्रॉस करेंगे, जिसकी वजह से ह्यूमन के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट होगा। उसके बाद का जो अगला लाइवमेंट ओपिनियन है, ठीक एनालिसिस है, वो तो है जॉब्स का, कि जॉब्स में फ्यूचर क्या है, जॉब्स का क्या ऐसे बढ़ता रहेगा जॉब्स, या उसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जॉब होता क्या है। जॉब अ टास्क ऑफ पीस ऑफ वर्क, स्पेशली वन दैट इज पेड। हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से हमें पैसा मिलता है, ठीक है, अगले को उस काम की ज़रूरत होती है, उसको वो काम करवाना, तो इसे हम जॉब कहते हैं।
तो पहले जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है, वहाँ पे जॉब की ज़रूरत नहीं होती थी। तो अर्ली लाइफ ऑन द प्लैनेट वाज सेल्फ सस्टेनेबल, अपने आप, ठीक है, आपको क्या खाना है, वेज खाना है, ठीक है, तो आप क्या उगाओ, पेड़ से तोड़ो, खाओ, आराम से ऐश करो यार, ठीक है। आपको नॉन वेज खाना, मारो, खाओ, ऐश करो। और जैसे जैसे चेंजेस हुए, ठीक है, तो वैसे वैसे नीड्स हमारी बढ़ी, वैसे वैसे चेंजेस हुए, और फिर लोगों को धीरे घर बनाने लगे। अब घर वो खुद बना नहीं पाते, तो वो किसी स्किल्ड बंदे को लेके आएंगे, तो उसको पैसा देना पड़ेगा, वो कुछ ना कुछ तो मांगेगा ना अगला। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो जॉब की रिक्वायर्ड हुई। ओरिजिन ऑफ जॉब, यही एक ऑप्शन है कि ठीक है, आफ्टर सेवरल इकोनॉमिक रेवोल्यूशंस ह्यूमन नीड्स हैव एक्सपेंडेड, हमारी ज़रूरतें बढ़ गई थी और हमें अपनी वो नीड को फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। डिजायर कैन नॉट बी फुलफिल्ड जस्ट अ नीडफुल एक्टिविटी सच एज हंटिंग, कॉकिंग, बिल्डिंग। न्यू रेवोल्यूशन स्टार्टेड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब ये काम मुझे करवाना है, मुझे इंडस्ट्री बनी है और इंडस्ट्री में काम करने के मुझे लोग चाहिए, तो मैं उनको ये काम बोलूँगी, भैया मैं तुम्हें इसके बदले में पैसा देता हूँ, तुम मेरा ये काम करो। तो ये सब चीज़ें जिसकी वजह से जॉब ओरिजिन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, since the time of the industrial revolution the focus has been on creating jobs rather than creating a wholesome society। हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जब से स्टार्ट हुआ तब से हमने जो फोकस किया जॉब को क्रिएट करने पे, जो फोकस किया, ठीक है। एक सोसाइटी को डेवलप करने पे कभी फोकस नहीं है। सोसाइटी अगर ऐसे एक फैमिली की तरह हम मानते, ठीक है, अगर ये बंदे के इंटरेस्ट इसमें नहीं है तो हम इसे वो नहीं देंगे, हम उसे कुछ अच्छा देंगे, ठीक है। वो हमने कभी फोकस नहीं है, हमने सिर्फ जॉब्स को फेंका है कि लो भैया तुम्हें जॉब की रिक्वायर्ड है, हमने एक जॉब तुम्हारे ऊपर फेंक दी। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी ऐसा है कि वो जॉब्स को क्रिएट करवा रहा है, ठीक है। हमारा जो फोकस है वो जॉब्स को, ऐसे कि जॉब्स ले लो, जॉब्स ले लो, हम जो पढ़ रहे हैं वो जॉब्स के लिए पढ़ रहे हैं कि हमें जॉब्स लेनी है, ठीक है। बट कभी ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है यहाँ पे, इंडिया में तो खैर नहीं है, जिसकी वजह से ये हो, जिसका मेन होम हो कि आप जॉब नहीं लेने, आप कुछ बनाने जा रहे हो, यू आर डेवलपिंग समथिंग, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन, नॉट इंस्टेंट जस्ट कि आप 5 से 10 का जॉब किया और ऐश की मैंने, ना 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 ना, दैट्स नॉट वायबल ऑप्शन, ठीक है। दिस वाज एरा ऑफ जॉब, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड वाज स्विचिंग टुवर्ड्स rather than टुवर्ड्स जॉब rather than एग्रीकल्चर, ठीक है। वही बता रहा हूँ कि इश्यूज सब जगह, तो अगर उन इश्यूज को टैकल किया जाए तो आप जॉब लेने की वजह आप जॉब देने वाले बनो यार, दैट्स द बेटर ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये हम लोगों से आना, यानी आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो बी द जॉब क्रिएटर। अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, मोस्ट ऑफ द जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड इन लास्ट 20 इयर्स ड्यू टू 1990s आईटी बूम, वो आप सबको पता ही है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द जॉब्स अभी भी हैं वो आईटी सेक्टर के अंदर ही हैं, और हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाइक कर रहे हैं। अगर आपने इकॉनमी पढ़ी होगी तो वहाँ आपने देखा होगा कि इंडिया की जो इकॉनमी में थोड़ा सा चेंजेस है कि बाकी सब में क्या होता है, पहले एग्रीकल्चर होती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है, लास्ट में सर्विस सेक्टर होता है। हमारे यहाँ पे क्या, वो पहले एग्रीकल्चर हुई फिर सर्विस सेक्टर हुआ, अभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ रो रहे हैं कि उस चीज़ को कैसे बढ़ाएं आगे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इंक्रीजिंग एट अलार्मिंग रेट। अनएम्प्लॉयमेंट हम जानते हैं इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या सीन है। रीज़न क्या है जॉब्स के कम होने का, तो पहला एजुकेशन सिस्टम, हमारा वो साउंड एजुकेशन सिस्टम नहीं है कि जो मार्केट में जॉब रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आपको पढ़ाया जा सके, ठीक है। हम ट्रेडिशनल वे पे चल रहे हैं कि ठीक है ये बच्चे हैं हमारे, पढ़ लेंगे और अपने आप जॉब हासिल कर लेंगे। अनस्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड जॉब्स हैं बट उसके लिए अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स नहीं हैं। इंडस्ट्रीज अगर ठीक है, अगर स्किल्ड वर्कर्स हैं तो उसके लिए वो वायबल इंडस्ट्रीज अवेलेबल नहीं है। और सप्लाई इज मोर देन डिमांड, वो आप जानते ही हैं, ठीक है। जॉब्स पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, हमारे पास में जॉब्स अगर हैं तो पॉपुलेशन डिमांड होने की, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से सब कैंसिल हो। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, आप मेरे साथ यहाँ तक रुके। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन मैसेज मी, यू कैन पिंग मी ऑन माई टेलीग्राम हैंडल, दैट्स देसी जार। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, सायोनारा।